नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज राजस्थान में, जहां हर शाम 7:30 बजे मैं लेकर हाजिर होती हूं आपके लिए राजस्थान की बड़ी तस्वीर। अगले आधे घंटे तक राजस्थान के हर शहर, गांव और कस्बों से लाने की कोशिश करूंगी आपके बीच वो हर खबर जो आपसे जुड़ी हुई है। तो बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 62 तक पहुंचा। जोधपुर और टोंक बने हॉटस्पॉट्स। 2 कोटा में फंसे यूपी के। कोटा में फंसे यूपी के हजारों छात्रों के लिए अच्छी खबर। रात 9 बजे से बसों के जरिए भेजे जाएंगे अपने घर। टोंक में पुलिस टीम पर हमला, 3 जवान जख्मी, 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और राजसमंद में पैंथर ने खाली घर को बनाया आशियाना, बच्चों समेत डाल रखा है डेरा। आइए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। राजस्थान के कोटा से एक बड़ी खबर अभी आ रही है। यहां यूपी के हजारों छात्रों को उनके घर भेजा जा रहा है। प्रशासन ने 250 बसों का इंतजाम किया है, जिसमें करीब 7,500 स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा। ये सारे स्टूडेंट्स यूपी के हैं। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि बाकी राज्यों के स्टूडेंट्स को भी उनकी सहमति से भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के ऐतराज के बाद बिहार के करीब 7,000 छात्र फिलहाल नहीं जा पाएंगे। और इस खबर पर ताजा जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय बोरा। संजय बोरा, उन छात्रों के लिए तो वाकई में ये खुशखबरी की बात है कि अब वो अपने राज्य चले जाएंगे, लेकिन जो बिहार के जो छात्र हैं जो अभी वहां पर फंसे हुए हैं, क्या आपकी उन लोगों से किसी से कोई बात हो पाई है? ऑब्वियसली बहुत एंग्शियस होंगे, एंग्जाइटी लेवल उनका बहुत बढ़ चुका होगा। तो एक तरफ कुछ छात्रों को वो देखेंगे कि जा रहे हैं और खुद वो फंसे हुए हैं, तो क्या रिएक्शंस वहां से मिल रहे हैं? और इसीलिए उन्होंने जाना भी शुरू कर दिया था। काफी सारे छात्र गए भी थे, लेकिन जब बिहार सरकार ने ऐतराज किया और कोटा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के खिलाफ यूनियन होम मिनिस्ट्री को शिकायत कर दी कि ये लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करके और इन छात्रों को भेज रहे हैं जो कि सही नहीं है, उसके बाद जिला प्रशासन ने उनको पास देना बंद कर दिया। और इस तरह करीबन 7,000 छात्र बिहार के अभी भी वहां फंसे हुए हैं। तो वो निश्चित रूप से चिंतित हैं और जाना चाहते हैं, लेकिन ये बिहार सरकार पर निर्भर करेगा कि उसी के हाँ भरने के बाद राजस्थान सरकार उनके लिए व्यवस्था कर पाएगी। संजय जी, लेकिन जो अभी जितने भी छात्र हैं, जो हजारों की संख्या में जो वापस उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, एक बड़ा सवाल है कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन किया जाएगा। सैनिटेशन का ख्याल तो रखा ही जाएगा। मैं देख रही थी जितनी भी खबरें ऑनलाइन आ रही हैं कि बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन की जाएगी। एक बस में कितने छात्र जाएंगे? देखिए, एक बस में ज्यादा से ज्यादा 35 से 50 छात्र, डिपेंड करता है किस तरह की बस है, लेकिन आमतौर पर 35 से 40 छात्र एक बस में जा सकते हैं और वो अगल बगल में बैठकर जाएंगे। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। वैसे भी मेरा मानना है कि इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहें तो ज्यादा ठीक है। तो ये फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन तो नहीं हो पाएगी, उनको घंटों का सफर करना होगा, अगल बगल बैठ करके वो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि इस दौरान अब ये जो छात्र ट्रैवल करके जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, इनमें अगर संक्रमण फैलता है तो उस चीज को कैसे कंटेन किया जाएगा? और फिर अगर कंटेन नहीं किया जा सकता है तो आप किसको दोष देंगे? गहलोत सरकार को या यूपी सरकार को? यहां पर क्योंकि एक मुद्दा है कि एक साइकोलॉजिकल रीअश्योरेंस का है कि आप उनको साइकोलॉजिकली रीअश्योर कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को कि आप अपने घर जा सकते हैं एक ऐसी महामारी के टाइम जब आप बहुत एंग्शियस हैं, आप अपनों के बीच रहना चाह रहे हैं। लेकिन अंत में दोषी किसे ठहराएंगे? कौन सी सरकार को दोषी ठहराया जाएगा? देखिए, केवल सरकार की बात नहीं है, इसकी जिम्मेदारी तो जो छात्र हैं उनके परिजन वगैरह को भी लेनी पड़ेगी,
क्योंकि हम मान सकते हैं उनकी चिंता जायज है, लेकिन वो उन मजदूरों से, लाखों मजदूरों से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनसे बेहतर स्थिति में है, क्योंकि वो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में के हॉस्टल्स में या पीजी वगैरह में ठहरे हुए हैं और वो लोग उनका फिर भी ध्यान रखते हैं। उस तरह के हालात नहीं है जो माइग्रेंट वर्कर्स के साथ है, जो सड़क पर इसी तरीके से उनको सोने को मिल रहा है या उनके साथ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर सरकारें इस काम में उनको मदद कर रही हैं, सरकार की मदद की वजह से ही उनको ये एनकरेजमेंट मिल रहा है कि वो अपने घर जाने की बात कर सके। उन्होंने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे कैंपेन चलाया और सरकारों पे दबाव बनाया। तो अब सरकार को चाहिए कि बजाय, अब आप उन लोगों को लेके जा रहे हैं तो 250-300 बस नहीं, फिर आप ऐसी व्यवस्था करें कि एक बस में 15 से 20 छात्र ना हो, जो एक सीट होती है उसमें एक ही छात्र बैठे और एक एक गैप देके रखें। तो उसके लिए बहुत सारी बसों की व्यवस्था करनी होगी। क्या सरकार इसके लिए यूपी की तैयार होगी, ये तो यूपी की सरकार बता सकती है। लेकिन अगर संक्रमण फैलता है तो जिम्मेदारी निश्चित रूप से चाहे वो यूपी सरकार की ज्यादा होगी, क्योंकि उसने हाँ भरी है और उसने बसें भेजी है, लेकिन कम संख्या में भेजी है। और राजस्थान सरकार ने लेकिन अपनी तरफ से ये अश्योर किया था कि आप चाहें तो यहाँ रह सकते हैं, लेकिन अब चूंकि वो दबाव बना रहे हैं कि हमको जाना है, तो राजस्थान सरकार इसमें क्या कर सकती है। लेकिन संजय, एक और मुद्दा है कि इतना संवेदनशील इशू है कि इस पर राजनीति ना हो, ये इस पर कोई सोच ही नहीं सकता है। तो अब किस तरीके की राजनीति इस पर मैं अगर कहूं कि हो सकती है, या इसका किस तरीके की पॉसिबिलिटी हम देख सकते हैं? देखिए, दो मुद्दे साफ सामने आ रहे हैं। पहला तो ये, जो हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हमने बयान देखा, जो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो राजस्थान सरकार भेज रही है छात्रों को, उनको अलाउ कर रही है, ये गलत है, और उन्होंने कोटा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के खिलाफ शिकायत कर दी। इससे पहले उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स को भेजे जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि यूपी तैयार हो गया था, गुजरात और दूसरे राज्य तैयार हो गए थे। दूसरा मुद्दा जो हमारे सामने आता है कि जब आप, ये जो छात्र हैं जो ज्यादातर मिडिल क्लास या अमीर परिवारों से होंगे, क्योंकि वही इतना पैसा दे सकते हैं कोचिंग का और वहां पे रखने का जो लाखों रुपए का खर्च है, आप उनके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। लेकिन जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो अपने घर जाना चाहते थे, जिनके पास आशियाना नहीं था, जिनके खाने पीने की दिक्कत है, आप उनका इंतजाम नहीं कर पाए। आपने वाजिब रोकना चाहते हैं। हाँ, काफी लॉजिकल है ये जो एजम्पशन है कि आपने इंतजाम उन गरीब मजदूरों के लिए नहीं किया, लेकिन इन छात्रों के लिए इंतजाम हो रहा है। इस पर जरूर सवाल उठेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय बोरा जी। लेकिन इस पर किस तरीके की राजनीति अब देखने को मिलेगी, इस पर निगाहें टिकी होंगी। लेकिन फिलहाल इन छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा रीअश्योरेंस है कि आज वो अपने राज्य वापस लौट कर जा रहे हैं। आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। राजस्थान में कोरोना के नए मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शुक्रवार दोपहर तक राज्य में कोरोना के 62 नए केस सामने आए थे। इनमें जोधपुर में 28, टोंक में 13, जयपुर और कोटा में 6 केस सामने आए हैं। नागौर में 2, तो अजमेर, झुंझुनू और झालावाड़ में 1 केस मिले हैं। इसी के साथ राजस्थान में अब कुल 193 केस हो गए हैं। उधर सीएम अशोक गहलोत बार बार ये कह रहे हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। 10,000 किट आ चुके हैं, 50,000 रात तक आ जाएंगे और 2 लाख किट 3 दिन में पहुंच जाएंगे यहाँ पर। तो अब कोई इसकी कमी नहीं रहेगी और इसके द्वारा टेस्ट भी आज प्रारंभ कर दिए गए हैं और उसके नतीजे भी, जादू डिस्पेंसरी है ये, वहाँ इसकी शुरुआत करी गई। फॉर्चुनेटली जो अभी टेस्ट किए गए हैं वो अभी सभी नेगेटिव आए हैं। अभी तक राजस्थान पूरे देश के अंदर 42,751 टेस्ट कर चुका है, सबसे अधिक है। लॉकडाउन के साथ में सरकार चाहेगी कि कैसे हम लोग बड़े रूप में टेस्ट कर राजस्थान में करें। मगर कल राहुल गांधी जी ने कहा था अधिक से अधिक टेस्ट होने चाहिए पूरे देश के अंदर। उस सिद्धांत को राजस्थान ने सबसे पहले अपनाया है। सबसे पहले रैपिड टेस्ट शुरू कर दिए हैं और उसी से अंदाज लगेगा कि राजस्थान कहाँ खड़ा है, किस स्थिति में खड़ा है।
जयपुर में रोज केस बढ़ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोग क्या कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा कोरोना के केस रामगंज इलाके में हैं। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। रामगंज इलाके में जब डोर टू डोर राशन बांटा गया तो तब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें कि इस इलाके में कोरोना के 400 मामले हैं, लेकिन देखिए किस तरह लोग बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, हमारी 2 विंडो में विजुअल्स आ रहे हैं कि एक तरफ राशन बंट रहा है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं। और ये तस्वीरें उस समय की हैं जब फेज 2 का लॉकडाउन शुरू हो गया है। आइए अब रुक करते हैं हमारे संवाददाता राम स्वरूप लाहौर का। राम स्वरूप, हमने देखा कि फेज 2 लॉकडाउन का शुरू हो गया है और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत क्लियरली बोला था कि अब और कठोर नियमों का पालन किया जाएगा, लोगों से सख्ती बरती जाएगी, लेकिन यहां पर रीजन क्या है, क्या कारण है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो पा रही है? देखिए, इसमें तो लोगों की लापरवाही कह सकते हैं। हालांकि लॉकडाउन के अलावा सख्त कर्फ्यू जो है पूरे परकोटे में लगा हुआ है पिछले कई दिनों से। सख्त कर्फ्यू में ऐसा है कि ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है कि कोई भी व्यक्ति जो है घर के बाहर ना निकले, किसी भी गली में बाहर नहीं आए, अपने गेट के बाहर तक नहीं आए, नजर पूरी रखी जा रही है। लेकिन जैसे जैसे जब जो काम सरकार ने जिम्मेदारी ली है, प्रशासन ने जिम्मेदारी ली है कि राशन की सामग्री जो है वो घर घर पहुंचाएगा, कल भी घर घर पहुंचाएगी, आज भी घर घर पहुंचाएगी, लेकिन जैसे नजारे कल देखने को मिले वैसे ही आज देखने को मिले। यानी कि जैसे ही राशन सामग्री की गाड़ी जब कॉलोनी में जाती है तो लोग दौड़ के घरों से बाहर आते हैं। हालांकि ये प्रशासन के द्वारा बार बार कहा गया सबको कि सबको घर घर में राशन दिया जाएगा, घर पर गेट पे आके सबको दिया जाएगा बारी बारी से, लेकिन ये कह सकते हैं कि लोग बहुत उतावले हैं या उनको यह होगा कि आशंका होगी कि शायद उनके हिस्से में नहीं पहुंच पाएगा राशन सामग्री, तो ये लापरवाही कह सकते हैं। हालांकि कल जो है पुलिस का सहारा लेना पड़ा प्रशासन की टीम को जब खाना राशन वितरित हुआ था तब भी, और आज भी ऐसी नौबत आई है कि जब प्रशासन की टीम वहां गई थी तो लोगों की भीड़ जो है एकदम उमड़ के बाहर आ गई थी। इस दौरान जो है पुलिस ने थोड़ी सी एक सख्ती अपनाने के बाद जो है उनको घरों में भिजवाया और फिर सोशल डिस्टेंस करके जो है राशन सामग्री का वितरण किया गया। बिल्कुल, तो ये बड़ा सवाल है कि जब राशन बंटता है और लोग अपना सामान जब वितरण होता है उस दौरान जब लोग जाते हैं तो फिजिकल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन किया जाए। आपको ध्यान होगा कि केरला ने एक मॉडल अपनाया था जहां पर जब राशन वितरण करते वक्त उन्होंने रबर पाइप्स और ट्यूब्स का इस्तेमाल किया था लोगों को राशन देते हुए। खैर रामस्वरूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ये सारी अपडेट्स देने के लिए। आपने देखा कि टोंक में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन टोंक से ही खबर है कि वहां पुलिस की टीम पर कुछ लोगों ने हमला किया। इस हमले में 3 पुलिस वाले जख्मी हो गए, इनमें से 3 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने मारपीट के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मेडिकल टीम पर भी स्थानीय लोगों ने हमला किया था। आज थाना कोतवाली का स्टाफ हमारे कांस्टेबल सुबह गश्त करने के लिए गए थे। कर्फ्यू पे सख्ताई रखने के लिए लोगों का आवागमन था, जिसके ऊपर ये 5 बजे के बाद कसाईयों के मोहल्ले में गए तो पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे रामराज कांस्टेबल, राजेंद्र कांस्टेबल और बागचंद, उन तीनों के हैं, हॉस्पिटलाइज है तीनों और डॉक्टर के उसके अंदर उनका इलाज चल रहा है। काफ़ी लोगों को हम पूछताछ के लिए लेकर आए हैं। अब रिपोर्ट के आधार पर एक बार उनका चिकित्सा परीक्षण हो रहा है, उसके बाद के अंदर करने के बाद में मुकदमा दर्ज करेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई। जोधपुर में हालात इन्फेक्शन के नजरिए से सही नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच में इसे लेकर एक अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि यहां के कुछ इलाकों में इन्फेक्शन लगातार बढ़ रहा है। यहां कर्फ्यू लगा तो हुआ है, लेकिन कर्फ्यू का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें एक और जोधपुर का डेटा है जहां 28 नए केसेस सामने आए हैं। हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच की तस्वीर है जहां 20 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई है। और अब बात करने के लिए हमारे साथ हैं याचिकाकर्ता के वकील हिमांशु महेश्वरी।
हिमांशु, इस याचिका का क्या आधार रहा है, क्या कहा गया है इसमें, इस याचिका में? नमस्कार नीलू जी। इस याचिका में उस स्थानीय क्षेत्र जहां पर लॉकडाउन में कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, वहां के एक बाशिंदे के द्वारा ये याचिका दायर की गई है और उसने बहुत ही द्रवित होकर के और इन सारे हालातों को ग्राउंड लेवल पर देखने के बाद में ये याचिका दायर की है। और उसने शपथ पूर्वक उच्च न्यायालय को बताया है कि कर्फ्यू का किसी भी तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। और उस व्यक्ति की पीड़ा यह है कि ये बहुत ही दुख की बात है कि जिस सरकार ने ये कर्फ्यू इम्पोज किया वो सरकार उसकी पालना नहीं कर पा रही। और प्रशासनिक अमला जो पुलिस है, वो पुलिस राजनीतिक इतने ज्यादा राजनीतिक दबाव में है, ये राजनेताओं के सोच की बात है कि वो उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। नहीं तो आप कह रहे हैं कि किसी न किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कर्फ्यू का पालन नहीं किया जा रहा है, या अगर मैं आपसे पूछूं, बिल्कुल पर्टिकुलर एरिया में इतना ज्यादा पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव है, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, पुलिस के पास सारे पावर है, उसके बावजूद अगर कर्फ्यू का उल्लंघन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये बड़े प्रश्न का विषय है। और यहां तक कि मैं आपको एक विधिक प्रावधान की ओर ध्यान देना चाहूंगा। जब किसी देश में या किसी भी प्रांत में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजन लागू हो जाते हैं तो सारी शक्तियां कलेक्टर को प्राप्त हो जाती है जी। तो कलेक्टर, हमारे जोधपुर के जिला कलेक्टर महोदय ने दिनांक 12 अप्रैल को ही महानिरीक्षक बीएसएफ और सीआरपीएफ को पत्र लिख करके एक एक कंपनियां उन 4 कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में लॉकडाउन का पालन और कर्फ्यू का पालन करने के लिए मांगी। वो कंपनियां रिट याचिका पेश होने के बाद में जो 14 तारीख को पेश, उस दिन तक वो कंपनियां प्रोवाइड नहीं हुई। और जब कल इस मामले में बहस हुई तब भी मैंने उच्च न्यायालय की माननीय बेंच को इस बारे में बताया कि इस पत्र के आधार के ऊपर अभी तक जो हमारे कलेक्टर साहब ने जो मांगी है कंपनियां, वो भी प्रशासन उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा जी। चलिए, एक बहुत ही संवेदनशील मामला है कि कर्फ्यू के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि पुलिस वालों को पीटा जा रहा है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं गांव-गांव में जाते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। तो एक तरीके का सोशल डिसऑर्डर देखा जा रहा है। अब इन चीजों से कैसे निपटेगी सरकार, ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट ने सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला परिषदों के सीईओ से बातचीत की। इस बैठक में उन्होंने वायरस के बचाव के लिए किए गए कामों का रिव्यू भी किया है। और लॉकडाउन को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत मजदूर तबके की है, लेकिन इसकी मदद के लिए अब कुछ लोग सामने आए हैं। कोरोना वॉरियर्स की ये पहल बेहद खास है। देखिए, बड़ी बड़ी कढ़ाई में पक रहे पूरी सब्जी की महक से किसी के मुंह में भी पानी आ जाए। क्या आप जानते हैं कि ये लजीज खाना उन लोगों की थाली तक पहुंचाया जा रहा है जिन्हें शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जयपुर के गजसिंहपुरा के कुछ लोग यहाँ के कोरोना वॉरियर्स बनकर उभरे हैं। ये सिर्फ खाना ही नहीं पका रहे हैं, बल्कि ये इस बात का भी पूरा इंतजाम करते हैं जिससे कि ये भोजन उन लोगों तक पहुँचे जिन पर लॉकडाउन की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। प्रशासन के अलावा हम हमारे स्तर पर आसपास की जो बस्तियां हैं, नारायण विहार, गजसिंहपुरा, निर्माण नगर, बंडारा बस्ती, इसमें भामाशाह और हमारे खुद के सहयोग से हम खाना वितरित कर रहे हैं दोनों टाइम। जो किराएदार है, कोई फैक्ट्री में काम करने वाला है, जो फंसे हुए हैं, उनको हम घर घर जाकर खाना वितरित कर रहे हैं। हम सब 450-500 आदमियों को खाना देते हैं रोज परिवारों को। खाना बनाने का सारा काम एक खाली पड़ी आइसक्रीम फैक्ट्री में अंजाम दिया जा रहा है और मेन्यू में दिन के हिसाब से बदलाव किया जाता है। दिन के हिसाब से अलग अलग सब्जियां, पूड़ी और पराठे के साथ ही दूसरी पौष्टिक चीजें भी बनाई जाती हैं, जिन्हें बाद में पैकेट में डालकर सुबह शाम गरीब बस्तियों में घर घर बांटा जा रहा है। खास बात यह है कि महिलाएं भी इस नेक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इन कोरोना वॉरियर्स ने लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में घर घर जाकर ऐसे लोगों की सूची तैयार की जिन्हें खाने की जरूरत है, और ऐसा करते करते हजारों लोगों की एक बड़ी लिस्ट बन गई, जिसे जिला प्रशासन को भी भिजवा दिया गया।
हमें इस मुहिम में काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं और आसपास के कई भामाशाह भी इस कार्य को कर रहे हैं और सरकार की जो भूमिका है उसी के पैरेलल हम भी एक जितना हमसे सहयोग बन पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं। हम साथ में सैनिटाइज का काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मास्क लगाएं, बार बार 20 मिनट में हाथ धोएं और घरों में रहे, बाहर ना निकले, सरकार की आदेश की पालना करें। लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के काम धंधे और कारखाने बंद हैं, जिससे लाखों परिवारों की मजदूरी छिन गई है और वो पलायन करने को मजबूर हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सरकार अपने स्तर पर राशन सामग्री पहुंचा रही है, लेकिन गजसिंहपुरा के ये युवा इस बात का सटीक उदाहरण देते हैं कि संकट की इस घड़ी में वो जरूरतमंदों के साथ हैं, जो कि इस वक्त इंसानियत का तकाजा भी है। जयपुर से रामस्वरूप लामरोड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो लॉकडाउन और महामारी के बीच किस तरह से ये कोरोना वॉरियर्स जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये रिपोर्ट इसका एक सीधा साधा उदाहरण था। आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है। ऐसा ही एक उदाहरण देती है झालावाड़ की केसर, जो कि आजकल घर पर ही मास्क बनाकर पुलिस वालों को बांट रही हैं। मिलते हैं आइए इस कोरोना वॉरियर से। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तो आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से बचने के लिए सभी को घर के बने मास्क पहनने की अपील की है। जाहिर है कि कई तरह की साइंटिफिक स्टडी भी इस बात की तस्दीक करती है कि फेस मास्क कोरोना से बचाव में एक अहम रोल अदा करता है। फेस मास्क की इसी अहमियत को समझाती है झालावाड़ की रहने वाली केसर। वो घर में ही फेस मास्क बना रही है। केसर रोजाना 100 से 150 मास्क बनाकर पुलिस वालों को बांट रही है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। दरअसल केसर अपने बच्चों के साथ झालावाड़ आई थी पति के साथ छुट्टियां मनाने। उनके पति प्रीतम सिंह यहाँ बतौर हेड कांस्टेबल पोस्टेड हैं, लेकिन कोरोना की वजह से वो यही फंस गयी। बच्चों की छुट्टियों के कारण मैं यहाँ झालापाटन आई थी और लॉकडाउन की वजह से मैं यही रुक गई। खाना वाना बनाने के बाद जैसे मैं फ्री होती हूँ तो मैं 100 या 150 दिन में मास्क तैयार करती हूँ और सभी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बाजार में पर्याप्त मात्रा में मास्क न होने की वजह से केसर को घर में मास्क बनाने का आइडिया आया और इसे पूरा करने में उन्होंने जरा देर नहीं लगाई। पति से कहकर उन्होंने अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मंगाया और बस फिर क्या था, केसर अपने घर के सारे काम निपटाने के बाद मास्क बनाने में जुट जाती है। हालांकि शुरू में कुछ मास्क छोटे बड़े बने, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। वहीं हेड कांस्टेबल प्रीतम सिंह की माने तो उनकी पत्नी बाजार से भी अच्छे मास्क बनाने लगी हैं, जो पूरी तरह फेस पर फिट हो जाता है। बस ये कोरोना महामारी चल रही थी, इसी दौरान ये आई थी, लॉकडाउन के दौरान आई थी, घर वापस नहीं जा पाई। और इसी दौरान उन्होंने सोचा कि भाई मैं क्यों नहीं बैठी मास्क बना दूं आपको पूरे थाने स्टाफ के लिए। तो मैंने कपड़ा ला के दे दिया 10 मीटर और ये 4-5 दिन से मास्क बना रही है। अच्छा कपड़े लेके आए हैं, अच्छे इलास्टिक है और बढ़िया मास्क एकदम फिट हो जाता है मुंह पर। इस वक्त कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए देश के हजारों लोग अपना योगदान देने में जुटे हैं और इस तरह के नेक काम उसी योगदान का एक उदाहरण है। हम सलाम करते हैं उन हजारों पुलिस कर्मियों को, कोरोना वॉरियर्स को और देश के डॉक्टर्स को जो देश की सेवा में लगे हैं। राजस्थान के झालावाड़ से अनीस आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो स्वराज राजस्थान में हमारी कोशिश होगी कि किसी न किसी कोरोना वॉरियर से आपकी मुलाकात रोज हम करवाते रहें। अब बात राजसमंद की करते हैं, जहां एक पैंथर ने खाली घर में आशियाना बना लिया है। आप देख सकते हैं कि वो दिन में खाने के लिए निकलती है। देखिए, आप जैसे कि तस्वीर में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो पैंथर निकलती है और उसने एक खाली घर को
अपना आशियाना बनाया हुआ है। तो स्वराज राजस्थान में आज इतना ही। कल शाम 7:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी राजस्थान की बड़ी तस्वीर के साथ। नमस्कार।